हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है। तो हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं अब तक। हमने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सारे कर लिए हैं, इलस्ट्रेशन एग्जांपल और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। और हमने कर लिया लीन सिस्टम इनोवेशन कर लिया है हमने, और मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट कर लिया, उसके सारे हम टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एग्जांपल कर लिए हैं। तो आज हम उसी तरीके से हम यही प्रैक्टिकल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और जो जो हमारी थ्योरी होगी उसको हम एक सेपरेट वीडियो कर देंगे 10 मिनट्स की, और मैक्सिमम हम 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है। तो फटाफट से फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो सबसे पहले अब हम ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, कि एक केटीसी एक्सपेक्ट कर रहा है टू सक्सेसफुली लॉन्च टॉय एच बेस्ड ऑन द डिज्नी कैरेक्टर। केटीसी मस्ट पे अ 50% रॉयल्टी ऑन द सेलिंग प्राइस टू डिज्नीलैंड। केटीसी टारगेट अ सेलिंग प्राइस, टारगेट कर रहा है सेलिंग प्राइस का पर टॉय 100 पर टॉय एंड प्रॉफिट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। कुछ हमें कॉस्ट दे रखी है और हमें लास्ट में दे रखा है इन एडिशन टू एबव फॉर ईच टॉय रिक्वायर 0.60 kg of other material which are supplied at a cost 60 per kg with a normal 4% substandard quality which is not usable in the manufacturer। तो देखो, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो होता है टारगेट कॉस्टिंग। देखो टारगेट कॉस्टिंग क्या कहता है। देखो, मार्केट जो होता है, पहले क्या होता है ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा एक क्या होता था कि हमारा सीलर मार्केट होता था। ठीक है। सीलर मार्केट क्या होता है कि जो भी टोटल कॉस्ट आई है उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, उससे हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली। लेकिन आज के टाइम पे टारगेट कॉस्ट निकालनी पड़ती है। हमें हमें पता है आज के टाइम पे बायर मार्केट है। बायर मार्केट का मतलब होता है कि हमें पता है कि इस पेन की कॉस्ट, इस पेन की सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, हम 10 से ज्यादा का नहीं बेच सकते। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी कॉस्ट को, और हमें पता है कि हमें प्रॉफिट ही हमें 10% चाहिए, तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिससे कि हमारी कॉस्ट जो हो वो कम से कम लग जाए, जिससे कि हम 10 रुपीज का प्रॉफिट ले पाए, 10 रुपीज का सेलिंग प्राइस कर पाए, और जो हमारा जो एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट है वो हम उसको अचीव कर पाए। तो आज के टाइम पे क्या है, टारगेट कॉस्ट को बायर मार्केट है। तो हमें सेलिंग प्राइस आज के टाइम पता है हमें कि ये जो पेन है वो 10 रुपए ज्यादा नहीं बिकेगा। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में कि टॉयज की जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए 100 रुपए है, 100 रुपी पर टॉय है। ठीक है। और हमें पता है कि हमें 25% में प्रॉफिट चाहिए। तो अगर तो हमारा हमें कॉस्ट कितनी चाहिए, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, तो 100 में से 25 मैनेज कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट मैनेज कर दिया। प्लस हमें रॉयल्टी हमें फिक्स है कि हाँ ये तो खर्चा लगने ही लगना है। अगर ये हम टॉय बनाएंगे तो हमें 15% रॉयल्टी तो हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी आई है, हमारी टारगेट कॉस्ट आई है 60 रुपीज। 100 में 25 माइनस करना -15 कर दिया तो 60 रुपीज आ गई। तो देखो यहाँ आंसर देखो, 60 रुपीज आ गई टारगेट कॉस्ट। अब हमारी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो कंपोनेंट H1 में 8.5 रुपए लग रहे हैं, कंपोनेंट H2 में 7 रुपए लग रहे हैं, लेबर में 24 रुपए लग रहे हैं, और प्रोडक्शन से स्पेसिफिक ओवरहेड में 13 रुपए 50 पैसे लग रहे हैं, और एक एडिशन जो टॉय की लग रही है 0.60। ठीक है, 0.60 डिवाइड बाई करेंगे 96%, क्योंकि 4% जो है सब स्टैंडर्ड है। तो हमें 100% का प्रोपोर्शनेट कर देंगे, और जिसकी वैल्यू कितनी 16 पर केजी है, तो इसकी वैल्यू आ गई 10 रुपीज। देखो 0.6 डिवाइड 96% इंटू, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 63, और हमारी टारगेट कितना है, टारगेट कॉस्ट क्या है 60। तो हमें 3 रुपए हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है, हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है जिससे कि हमारी जो 3 रुपए जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है। तो बस यही लिखेंगे, हमारी टारगेट कॉस्ट है हमारी 60 और 63 है। तो करेंटली द एक्सपेक्ट कॉस्ट 63 अगेंस्ट द टारगेट कॉस्ट 60। द कंपनी केटीसी शुड मेक अ एफर्ट डालना होगा टू रेड्यूस द कॉस्ट 3 रुपए से, जिससे कि हम वो अचीव कर पाए सेलिंग प्राइस 100 रुपीज। तो ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको क्या निकालना है, तो मैंने ये सारा वर्किंग नोट आपकी बना के रख दी है समझाने के लिए, जिससे कि आसान होगा, टाइम भी मेरा कम लगेगा, और आपको भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्सपेक्टेड टोटल लेबर आवर्स निकालने हैं। ठीक है। ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ किचन केयर। ठीक है। और हमें ये चीज दिख रही लर्निंग कर्व। ठीक है। लर्निंग कर्व का मतलब होता है कि एक सपोज करो एक यूनिट, एक पेन मुझे बनाता हूँ, मैं फर्स्ट पेन बनाता हूँ तो मेरे को टाइम कितना लगता है 10 मिनट्स लगते हैं। सेकंड पेन बनाऊंगा तो 9 मिनट्स लगेंगे। फिर थर्ड पेन बनाऊंगा 7 मिनट लगेंगे। तो क्या है, मेरे एक्सपीरियंस से, तो मेरे एक्सपीरियंस से मेरा टाइम को कम लगता जाता है, तो उसी को कहते हैं लर्निंग कर्व। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे इस पेन को बनाने के लिए 7 मिनट तो लगने ही लगने हैं, इससे कम नहीं लगेगा। ठीक है, 7 मिनट तो लगने ही है। तो लर्निंग कर्व का भी एक लिमिट होती है कि लर्निंग कर्व भी कब तक मिलेगा, तो बोले एक एक ऐसी यूनिट आएगी फिर जहां पे आपका टाइम कम नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसको हम लर्निंग कर्व कहते हैं। तो लर्निंग कर्व निकालने के लिए इसके लिए एक इक्वेशन होती है, तो y इक्वल टू ए एक्स बी।
ए एक्स बी का मतलब क्या हुआ, वाई का मतलब हो गया आपका टाइम, कितना टाइम लगता है पूरे यूनिट्स का, ठीक है। और ए का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट निकालने के लिए। एक्स का मतलब होता है नंबर, कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है ना, ऐसे मुझे निकालनी है 250 यूनिट्स निकालनी है, तो 250 लिख दूंगा मैं एक्स की जगह, ठीक है। और बी का मतलब होता है लर्निंग कोएफिशिएंट, जो क्वेश्चन दे रखा होगा 80% दे रखा है तो 80% वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है, ये 4 स्टेप बना दिए हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, अगर ये आप समझ लो कि ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें क्या लिखा हुआ है, इस तो सबसे पहले हम इसी लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेंगे कि डायरेक्ट लेबर आवर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ 80% लर्निंग कर्व इंडेक्स 0.3219, द एक्सपेक्टेड टाइम टू बी टेकन फॉर द फर्स्ट 30 आवर्स। देखो ए की वैल्यू ये पता चल गई हमें, लिखा है मैं फर्स्ट यूनिट, मैंने क्या लिखा था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट, तो ये ए की वैल्यू हो गई आपकी 30 आवर्स, ठीक है। और आपका क्या लिखा है कि एंड लर्निंग इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एंड आफ्टर 250 यूनिट। मैंने बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको टाइम इतना लगना ही है, उससे कम लगेगा ही नहीं। तो 250 यूनिट के बाद हम 250 यूनिट तक बनाएंगे, पहली यूनिट बनाएंगे फिर लर्निंग कर्व आएगा, दूसरी यूनिट का लर्निंग कर्व बेनिफिट मिलेगा, थर्ड में भी लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिलेगा, फोर्थ में भी मिलेगा। तो ऐसे करके 250 यूनिट तक हमें लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके बाद 250 यूनिट के बाद लर्निंग कर्व का बेनिफिट जो होगा वो नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स से हमें लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिल रहा है ना, तो 250 यूनिट्स की हमें टाइम निकाल लो कि टाइम कितना लगने वाला है 250 यूनिट का, ठीक है। अब क्या है 250 यूनिट के बाद हमें टाइम लर्निंग कर्व का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में 249 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उससे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 में क्या है कि 250 जो यूनिट आई है और 249 यूनिट आई है उसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगी, ये 250 जो 250 यूनिट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, मैंने देखो लिख रखा है मैं 250 जो जो 250 यूनिट होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, कितनी यूनिट्स हैं हमें निकालनी है, कितनी यूनिट दे रखी है इस क्वेश्चन में, 1000 यूनिट दे रखी है। देखो ये लिख रखा है 1000 यूनिट रखी है, 1000 यूनिट, ठीक है। तो हमें 1000 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो 250 यूनिट ये मेरी पता चल गई, 250 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 750 से, ठीक है। 750 पता चल गया, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 750 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और लेकिन हमें चाहिए कितनी वैल्यू चाहिए हमें, 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो प्लस स्टेप 1 ऑफ कर दूंगा। स्टेप 1 में हमें कितनी वैल्यू पता चल गई थी, 250 यूनिट की, जो कि जिसमें हमें लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिला था, ठीक है। तो ऐसे का स्टेप 4 में हमें क्या पता चल गया, टोटल 1000 यूनिट की वैल्यू पता चल गई हमें, ठीक है। ये हो गया आपका। तो मैं इसको एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर पूरा रिकॉल फिर से कर देता हूँ। इसको हमें इक्वेशन बनानी होती है y इक्वल टू ए एक्स बी। वाई का मतलब होता है टोटल टाइम, एवरेज टाइम कितना लगने वाला है, ए का मतलब पहले यूनिट का टाइम लगता है, एक्स का मतलब कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और बी मतलब लर्निंग कोफिशिएंट। सबसे पहले अगर 1000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना होगा कि ये लर्निंग का बेनिफिट किस यूनिट पे सीज होने वाला है, मतलब रुकने वाला है। तो हमें पता चल गया 250 यूनिट के बाद सीज होने वाला है, तो दूसरा 250 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। फिर इसके एक वैल्यू कम की वैल्यू निकाल लो, 249 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। फिर स्टेप 3 में हमारे साथ स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 कर लेंगे, तो उससे हमारे 250th यूनिट जो वैल्यू होगी उस वो पता चल जाएगी। और लास्ट में स्टेप नंबर 4 में 250 यूनिट है, हमें 1000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 250 को जो 250th यूनिट की आवर्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, और प्लस स्टेप 1 कर देंगे। स्टेप 1 टाइम कितना जो लगा है 250 यूनिट का, ठीक है। तो 1000 वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, बस अब खत्म, इसके बाद अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, इतना ही था समझाने के लिए। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स निकालना है। तो फटाफट से आंसर देखो कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स, सबसे पहले देखो सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स कितने हैं 250 यूनिट, y इक्वल टू ए एक्स बी, वाई की वैल्यू हमने निकाली और इसकी वैल्यू 250 करा और हमारा लर्निंग कोफिशिएंट लगा दी, तो हमारा 5073 आवर्स, ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 0.1691, ठीक है। तो आगे 1268.25 आवर्स। अब हमने 249 यूनिट्स की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। 249 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, 250 यूनिट का हमने वैल्यू निकाल के डिफरेंस कर लिया, और हमने टोटल कर लिया 750 यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने सेकंड पूछा है हमसे कि हमें हमें निकालना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। तो सेल हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है, हमें आवर्स में पता चल गया, और एक आवर्स की वैल्यू कितनी है 80 रुपीज दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 80 रुपीज दे रखी है, ठीक है। 80 रुपीज ये दे रखी है, ठीक है। वैल्यू ओवर माइनस कर दी, कंट्रीब्यूशन आ गया उसमें, उसमें फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी हमने मशीन कॉस्ट की, और हमारा फिर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हमें थर्ड पूछा है, मैं
एवरेज लेबर कैलकुलेट कीजिए, एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट इज द जीएल रिक्वायर द एवरेज प्रॉफिट 800 पर यूनिट टू अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देखो यार इसमें कि हमने हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था अभी कि टारगेट लेबर कॉस्ट कैसे टारगेट कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। हमें हम हमेशा पहले हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो हमें सेलर मार्केट का अप्रोच था, लेकिन आज हम बायर मार्केट के अप्रोच चलते हैं। तो हमें पता होता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसमें हम प्रॉफिट मैच करेंगे, उसमें रॉयल्टी अगर होगी तो वो मैच कर देंगे, फिर नेट कॉस्ट आई वही हमारी टारगेट कॉस्ट होगी, और फिर हमारी हम देखेंगे कंपेयर करेंगे कि हमारे एक्चुअल कॉस्ट क्या ही है, और फिर अगर हमारी टारगेट कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है एक्चुअल कॉस्ट से तो हम उसको इतना उतना हम करेंगे मिनिमाइज करेंगे। तो देखो सेल वैल्यू कितनी है, डिजायर प्रॉफिट मैच कर देंगे, ठीक है, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी मेरी, डायरेक्ट मटेरियल मैच कर दी है, वेरिएबल कॉस्ट और ये टारगेट लेबर कॉस्ट आ गई मेरी, और 1000 यूनिट से डिवाइड करें तो 850 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। फिर ये फोर्थ पॉइंट है, ये तो हमारा ये कमेंट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, क्योंकि ये सेट बी में ये इतनी थ्योरी नहीं आएगी, इसमें तो बस वैल्यू इंजीनियरिंग वैल्यू ये सब लिखना है। थ्योरीज में थ्योरी की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन लर्निंग कर्व का। ये मैं मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इस काफी इसमें टाइम लगाया है, इतना टाइम क्वेश्चन में लगाया नहीं था मैं किसी भी क्वेश्चन में, इसमें मैंने लगाया क्यों लगना भी चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में सेट बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखा है कि इन डब्ल्यू एम लिमिटेड ओबी इक्विपमेंट इज अबाउट रिप्लेस आइदर सीएफ सिस्टम और ओएफ सिस्टम। एक ओबी इक्विपमेंट है उसको हमें रिप्लेस करना है, हम सीएफ ले सकते हैं या ओएफ ले सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट दे रखा है 12% अ ईयर एंड अदर एस्टिमेटेड कॉस्ट एज फॉलो। सीएफ की कॉस्ट दे रखी है 28,000 और ओएफ की कॉस्ट दे रखी है 40,000। तो मुझे कॉस्ट से तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे सीएफ लेना चाहिए, क्योंकि सीएफ की जो कॉस्ट है वो 28,000 आ रही है एज कम्पेयर टू ओएफ। तो ओएफ की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि ये मुझे मेरे लिए सीएफ ज्यादा प्रेफरेबल है। बट इसमें ले रखा है कि एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक हर साल ऑपरेटिंग कॉस्ट और आएगी, तो 24,000 per annum or 18,000 per annum. If the company expected a new system as CM and OF to last or at least 12 years, which system should be chosen? Comment. तो देखो हमें हमें देखना है कि 12 साल तक एक कॉस्ट और आएगी 24,000, इसका मैं प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर निकालूं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालूं, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 12% का फैक्टर दे रखा है हमें, और वो भी 12 साल का। तो अगर मैं करता हूँ देखो आंसर में देखो कि 6.194 आया और इसका आया, तो टोटल कॉस्ट आई है, लाइफ साइकिल कॉस्ट आई है मेरी, इनिशियल कॉस्ट तो इसकी थी इतनी थी, टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट आई है 176,656 और 151,9492। तो ऐसे ही मैं ऐसे केस में कहूंगा कि ओएफ मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू सीएफ, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट मेरी कम आ रही है ओएफ की। तो बस ये लिखना है, बस कंपेयर करना है, एनालिसिस पार्ट करना है बस। हमसे ये पूछा था कि जिसकी कॉस्ट कम आएगी वो मेरे लिए प्रेफरेबल रहेगा, और उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा कौन सा इक्विपमेंट है मेरा जिसको रिप्लेस करना था, ओबी इक्विपमेंट, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं कि कंपनी एडॉप्टेड थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड प्रोडक्ट आर रैंक अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट, सिलेक्ट द हाईएस्ट रैंक प्रोडक्ट और कैलकुलेट कीजिए थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, एंड कमेंट ऑन इट। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जहां पर हमारे हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जहां पर हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रैंक देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेल मैंने में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो उससे मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिवाइड में कर दूंगा बोटलनेक टाइम से, तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आ जाएगा मेरा, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आज जिसका ज्यादा होगा उसको मैं रैंक दूंगा 1, और जिसका कम होगा उसको रैंक दूंगा नेक्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी दे दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा टार रेशो, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो जो मेरा आया है, जो कंट्रीब्यूशन मशीन आवर्स आया है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, फैक्ट्री ओवरहेड से। जो फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है 2,06,600, और टोटल उसका टाइम कितना है पर मिनट्स टाइम कितना दे रखा है 75,120, ठीक है। तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो भी आया उसको मैं डिवाइड कर दूं, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड से, ठीक है। तो इससे मेरा टार रेशो आ जाएगा। अब देखो एक बार आंसर देख लो फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेलिंग में से वेरिएबल माइनस का थ्रूपुट अकाउंटिंग आ जाएगा, मिनट्स मैंने डिवाइड कर दी, जो भी मिनट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये बोटलनेक टाइम दे रखा है, उससे कंट्रीब्यूशन पर मिनट आ जाएगा, उससे मैं रैंक दे दूंगा जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, हाईएस्ट होगा रैंक होगी, 3 सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, फिर सेकंड दे दी, फिर थर्ड प्रायोरिटी दे दी जेड को, ठीक है। अब टार रेशो कैसे निकालना है, कंट्रीब्यूशन मेरा ये आया
ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट कैसे निकालेंगे, 2 लाख के 600 मैंने बताया था, और रिसोर्स कितने हैं 75 120, तो इससे मेरा ये आ जाएगा। टार रेशो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा बस, तो मेरा ये आ जाएगा। जिसका ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, इसको इसका फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, बस होगी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है कि एक केमिकल कंपनी है, प्रोड्यूस कर रही है टू केमिकल एस एक्स जेड एक्स, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद टू केमिकल्स आर एस फॉलो। यूनिट प्रोड्यूस दे रखा है, पैकिंग मटेरियल, एनर्जी यूसेज, टॉक्सिन रिलीज, पॉल्यूशन कंट्रोल, मशीन आवर्स, और ये दे रखे हैं हमें ओवरहेड्स दे रखे हैं। एनवायरमेंटल कॉस्ट निकालनी है, पर किलोग्राम निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनवायरमेंटल कॉस्ट ये दे रखी है मैं, तो एनवायरमेंटल कॉस्ट निकाल दूंगा मैं किसकी, इसकी अलग अलग कर दूंगा, एस एक्स की जेड एक्स की, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस की अकॉर्डिंग मैं बाइफर्केशन कर दूंगा इनको, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट आई है एक्स एक्स की जेड एक्स की, उसको डिवाइड कर दूंगा यूनिट प्रोड्यूस से, तो मेरी एनवायरमेंटल कॉस्ट पर किलोग्राम आ जाएगी मेरी। तो बस यही करा है और क्या होगा इसमें, ठीक है। एलोकेशन कर देंगे तो देखते हैं। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल को देखो इससे बैड इसका इसमें बाइफर्केशन कर दूंगा। ये पैकिंग मटेरियल से एनर्जी, देखो एनर्जी एनर्जी ये रहा, एनर्जी यूज से कर दूंगा। फाइन्स एंड टॉक्सिन, टॉक्सिन से इसमें बाइफर्केशन कर दूंगा। और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो मैं इसको इसको इससे इसी से पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन आरसी बाइफिकेशन कर दूंगा, ठीक है। ये सही है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन आरसी करा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गई मेरी, इसमें यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एनवायरमेंट केजी आ जाएगी, यूनिट प्रोड्यूस आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, और इसको दोनों को मैं प्लस करके ये मेरा आंसर आ जाएगा कि पर ओवरऑल प्रोडक्शन मेरा कितना आया, 0.2933 पर केजी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये अब क्वेश्चन आता है आपका टेस्ट और नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने इलस्ट्रेशन में बताया था कि टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। टारगेट कॉस्टिंग का क्या मतलब है कि पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग पहले होता था सेलर मार्केट, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, टारगेट कॉस्टिंग में बायर मार्केट है। हमें पता है कि इस पेन की वैल्यू 10 रुपए है, सेलिंग प्राइस की 10 रुपए है, हम 10 से ज्यादा पर नहीं बेच सकते हैं। और हमें पता है कि हम इस पेन पर कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, हम 10% प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कोई रॉयल्टी भी पे करनी है तो रॉयल्टी भी पे माइनस करेंगे, ठीक है। वो निकल के आएगी टारगेट कॉस्टिंग, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे और माइनस करेंगे अगर रॉयल्टी इफ एनी अगर दे रखा है तो वो हमारी टारगेट कॉस्ट होगी। फिर हम देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट, देखेंगे कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ कितनी रही है। अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है टारगेट कॉस्टिंग से, तो हमें कॉस्ट गैप निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि ये ज्यादा क्यों आ रही है। और फिर हमें कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए हम। तो यही होता है हमारी टारगेट कॉस्टिंग। तो बस अब देखो इस क्वेश्चन में भी जैसे मैंने बताया था कि हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो इसमें लिख भी रहा है, देखो ईच स्टॉक का सेलिंग प्राइस क्या है, 750 है, ठीक है। फिर कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है 10,000 रैक्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब उसमें से हम कॉस्ट, अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले देखेंगे करंट कॉस्ट क्या आ रही है, कैलकुलेट करना है हमें, करंट कॉस्ट को निकालना है। तो करंट कॉस्ट तो सिंपल है कि एक्चुअल कॉस्ट हमें दे रखी है, तो ये भी दे रखी है, डायरेक्ट लेबर की दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, ठीक है। और हमें पर यूनिट में निकालना है, तो हम डिवाइड कर देंगे पर यूनिट से, 10,000 से, तो ये हमारी पर यूनिट से आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें निकालना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो जो भी हमारी सेलिंग प्राइस होगी उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और फिर पूछा है हमसे आइडेंटिफाई कीजिए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है, ये सेटअप जो होते हैं वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। फिर पूछा है हमसे कैलकुलेट कीजिए न्यू टारगेट कॉस्ट। न्यू टारगेट कॉस्ट क्या है हमारी, देखो न्यू सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, सेल सेल 675 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट हमें पता है कि प्रॉफिट हमने इससे कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वही हमारी न्यू टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर न्यू टारगेट कॉस्ट आ जाएगी हमारी। फिर क्या है कि ये दे रखा है प्रॉफिट पर यूनिट। और फिर क्या है, फिर हम कॉस्ट गैप देख लेंगे कि कितना कॉस्ट गैप आ रहा है, जो हमारी करंट कॉस्ट है कितनी आ रही है और हमारी टारगेट कॉस्ट से कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और फिर हम स्ट्रेटेजी लगा लेंगे, वैल्यू चेन, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग लगा देंगे। तो फटाफट से आंसर देख लो एक बार इसका, और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर। देखो देखो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमने 10,000 रैक्स हैं, ये हमारी सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है, रेवेन्यू का। फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल हमने 20 लाख का डिवाइड कर दिया हमने किससे, 1,000 से, 10,000 रैक्स है तो 200 ये आ गया, 100 ये आ गया, 15 ये आ गया, ये आ गया, 615 आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया, 750 में से 615 माइनस करा, 135 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर करंट कॉस्ट जो हमें दे रखी है 615 की दे रखी है, प्रॉफिट हमारा 135 का दे रखा है। और ये मशीन सेटअप जो है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है ये, ठीक है, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। फिर न्यू सेलिंग प्राइस हमें 675 दे रखी है, प्रॉफिट हमें पता था, उसको माइनस करते न्यू ये न्यू टारगेट कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है। फिर कॉस्ट गैप एनालिसिस कर लेंगे कितना हमें घटाना है, हमें 675, हमारी जो करंट कॉस्ट थी 615 थी, ठीक है। और टारगेट कॉस्ट है 540, तो हमारा कितना गैप आ गया, 75 गैप आ गया। उसमें हम क्या करेंगे,
उसमें हम वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी लगाएंगे। ठीक है, फिर बस यही क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर हमसे पूछा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हो गया आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का, और ये थर्ड थर्ड पॉइंट तक हो गया। फिर रिकमेंड स्ट्रेटजी स्टोर वेयर इंडस्ट्री शुड अडॉप्ट टू अटेन अ टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट, ये तो मैंने बता दिया था फिर आपको। ठीक है, और फिर बाकी में इसमें थ्योरी लिखनी है। थ्योरी के लिए मैं ये जो थ्योरी लिखी है इन लोगों ने, ठीक है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और ये सेट बी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये हमसे बस उसमें क्या पूछा हुआ, सेट की टारगेट कॉस्ट बताइए, कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट बताइए, ये पूछा हुआ। जो थ्योरी की होगी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल वीडियो है, प्रैक्टिकल को चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ऊपर है। तो नाम से समझ में आ रहा है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट की एक सर्टेन लाइफ होती है। ठीक है, और हमें देखना होता है कि ये प्रोडक्ट जो है किस स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, या डेक्लाइन स्टेज में है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट कीजिए बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालेंगे, सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे। ये हमें 2,40,000 यूनिट दे रखी हैं, और सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कॉस्ट जो दे रखी है, लाइफ साइकिल कॉस्ट दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस कर देंगे, कस्टमर सर्विस कॉस्ट, ये सब माइनस करके हमारी बजटेड इनकम आ जाएगी। फिर पूछा है कि कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट इनकर्ड टिल द R&D एंड डिजाइन स्टेज। तो R&D डिजाइन स्टेज की कितनी है, 80 लाख। ठीक है, डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो भी आएगी उसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर पूछा है हमसे एडवाइस कीजिए स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड टू डेवलप अ न्यू बैच। ठीक है, तो स्ट्रेटजी नहीं पता नहीं है, तो हम वही स्ट्रेटजी बताते हैं कि अगर कोई भी खर्चा अगर हुआ है तो हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि स्टेज में लगा हुआ है पैसा, और फिर हम उसमें स्ट्रेटजी लगाएंगे। क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं, वैल्यू एनालिसिस करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम से कम आ जाए, हमारी कम आ जाए, कॉस्ट को मिनिमाइज हो जाए, वो स्ट्रेटजी लगाएंगे। तो एक बार आंसर देख लेते हैं फटाफट से और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसका आंसर क्या है, देखो आओ। रेवेन्यू दे रखा है कि 500 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 यूनिट, तो ये आ जाएगा। R&D कॉस्ट हमें दे रखी है क्वेश्चन में ये। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट देखो कितनी दे रखी है, 2,40,000 से मल्टीप्लाई 120 कर दिया होगा। ठीक है, और बैच जो दे रखी है हमें, वो कितना दे रखा है, 2,40,000 से डिवाइड कर देंगे 300, ये पर बैच आ जाएगा, वॉच पर बैच आ जाएगा। 2,40,000 तो नंबर ऑफ बैच आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, तो मल्टीप्लाई 4,000 कर दिया, और फिक्स कॉस्ट डाल दिया। फिर उसी तरीके से हम कर देंगे 2,4000 डिवाइड 96 मल्टी 24, फिक्स कॉस्ट डाल दी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डाल दी, फिक्स कॉस्ट डाल दी, कस्टमर सर्विस कॉस्ट डाल दिया, फिर ये आ जाएगा। फिर देखो फिर क्या है, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 11,65,000, ये 8,500, ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग इनकम। फिर हमने क्या करा, फिर टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, जो R&D कॉस्ट डिवाइड भी कर दी, 11,65,500, तो ये आ गया 6.86 R&D कॉस्ट आ गई। फिर हमने स्ट्रेटजी बता दी कि भैया इतना पैसा अगर लग गया, डिजाइन कॉस्ट में लग रहा है पैसा, इतना लग रहा है, तो हम उसी स्टेज से हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, तो उसमें टेक्निक्स लगाएंगे बस। ये हो गया खत्म, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लाइफ साइकिल कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन। तो एक कोई माउल्ड एंड डाइस प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका सेल यूनिट्स दे रखी है 80,000, उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है 300, और उसकी लाइफ दे रखी है, लाइफ साइकिल कॉस्ट की 4 ईयर। मैंने बताया था लाइफ साइकिल कॉस्ट की किसी भी प्रोडक्ट की सर्टेन लाइफ होती है। फिर हमें देखना होता है कि कौन से स्टेज में, इंट्रोडक्शन, डिजाइन, इंट्रोडक्शन, डेक्लाइन, मैच्योरिटी, ग्रोथ, ये देखना होता है। अब हमें इसकी लाइफ दे रखी है, 4 साल की लाइफ दे रखी है, तो जो भी हमें पर ईयर दे रखे हैं ना, हमें पर ईयर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है। लाइफ साइकिल कॉस्ट में क्या है, इन सबको ऐड कर दो, कॉस्ट एंड डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और वारंटी एक्सपेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 80, सबसे पहले कॉस्ट डिजाइन को 8% ऐड कर दिया, इसको 80,000 को 25 मल्टीप्लाई कर दिया, एट फिर क्या करा, 12,500 को हमने मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, और 80,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, फिर 50,000 को मल्टीप्लाई कर दी 4 से। ठीक है, वारंटी एक्सपेंस कितने रखी है हमारे, देखो 5 रिप्लेसमेंट पार्ट दे रखे हैं पर 25 यूनिट एट ₹10 पर पार्ट। ठीक है, फिर कॉमा लगा हुआ है, मतलब ये पार्ट तो एक है हमारा, ये है रिप्लेसमेंट पार्ट, और ये है हमारा विजिट पार्ट। कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा, ये इस गलती होगी तो इसी इसी वारंटी एक्सपेंस में गलती हो सकती है बस खाली। तो 80,000 को डिवाइड कर देंगे 20 पर दे रखा है ना, पर तो मतलब 20 में डिवाइड कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दी, 5 रिप्लेसमेंट पार्ट है और उसकी कॉस्ट कितनी रखी है 500 की। ठीक है, अगला है विजिट पार्ट, तो 80,000 डिवाइड कर दिए 500 से, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बार देखो उसका आंसर, देखो
सबसे पहले कॉस्ट एंड डिजाइन कॉस्ट डाल दी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डाल दी, सेलिंग कॉस्ट डाल दी, वारंटी एक्सपेंस देखो 80,000 डिवाइडेड कर दी 25 से, मल्टीप्लाई कर दी 5 पार्ट्स इंटू 10 कर दिया, और 80,000 को हमने 500 डिवाइड करा, ठीक है, 500 यूनिट है, एक विजिट है, इंटू 500 कर दिया, तो 80,000 ये आ गया मेरा। टोटल कॉस्ट आ गई 1,93,15,000 रुपये। ठीक है, अब हमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगर हमें रिटर्न लाइफ साइकिल रिटर्न बढ़ानी है तो हम सबसे पहले वैल्यू एनालिसिस करेंगे, वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे, हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा, जहाँ कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो उसी स्टेज का हमें देखना होगा कि हम कॉस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, ये हम सब थ्योरी में लिखेंगे बस। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो ये है क्वेश्चन थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हमसे पूछा है, पहला पॉइंट पूछा है, आइडेंटिफाई द बोटलनेक इन द ऑपरेशन साइकिल दैट जेडपीएस शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग, गिव रीजनिंग ऑफ योर आंसर। तो बोटलनेक का मेरे को मैंने मतलब बताया था आपको, इलस्ट्रेशन जब किए थे मैंने, तो बताया था मैंने आपको कि बोटलनेक का मतलब होता है कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तब उसे वो कहते हैं, जो रिसोर्सेज की कमी होती है उसको बोटलनेक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हमारे 750 मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट हम इंस्टॉल कर रहे हैं 500, तो हमारी बोटलनेक क्या है, हमारा इंस्टॉलेशन बोटलनेक है, तो इंस्टॉलेशन इज द बोटलनेक, ठीक है। सेकंड पॉइंट पूछा है कि कोई भी इंप्रूवमेंट अगर करना है इंस्टॉलेशन टेक्निक दैट वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन 550। पहले कितने थे इंस्टॉलेशन हो रहे हैं 500, अब उसे 50 यूनिट बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तब हमारे पास अगर एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं 40,000 का, तो क्या ये करना चाहिए हमें, नहीं करना चाहिए, तो बस सिंपल वही हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। हमारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम फायदा कितना हो रहा है और कॉस्ट कितनी लग रही है, फायदा ज़्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है 2500 की, मेटेरियल कॉस्ट देगी 1,000 रुपये की, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 1,500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो कॉन्ट्रीब्यूट 50 जो हमारे 500 से 550 होंगे, तो कितनी यूनिट्स बढ़ाए हमने, 50 यूनिट्स बढ़ाए हमने, 50 यूनिट्स बढ़ाए हमने, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1500 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, 1500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया आपका कितना, 75,000 आ गया, ठीक है। 75, और हमारे कॉस्ट कितनी आ रही है 40,000 की, तो हमारा 3500 रुपये का हमारा क्या आ जाएगा, फायदा हो जाएगा। फिर पूछा है आपसे, इंजीनियरिंग हैव आइडेंटिफाइड वे टू इम्प्रूव इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक दैट वुड इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 150 कैमरा यूनिट्स। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में मैन्युफैक्चरिंग या 750 है, उसको हम 150 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो 900 बढ़ा के भी कर क्या लोगे, जब इंस्टॉलेशन ही 500 है तो हम इस कुछ फायदा नहीं होगा हम, तो इसी तो कॉस्ट और ज़्यादा इनकट हो जाएगी। ऐसी कॉस्ट इनकट करने से कोई फायदा ही नहीं है। हम 150 कॉस्ट इनकट हो जाएगी, 100 रुपये पर कैमरा की, तो मतलब 15,000 रुपये हमारा खर्चा होगा। जब हम इंस्टॉलेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारी बोटल है क्या है, हमारा इंस्टॉलेशन, तो हम नहीं कर पा रहे, तो ये कॉस्ट जो इनकट करेंगे तो ये बेकार इनकट करेंगे, तो ये हमें कोई यूज़ नहीं है इसका। एक बार फटाफट से आंसर देखते हैं, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को भी। फटाफट आओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो बॉर्डर लैंक क्या है इसमें, इंस्टॉलेशन, देखो लिखा है इंस्टॉलेशन। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है 35 का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया, और फिर हमने इम्प्रूव कर दी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और थर्ड पॉइंट में कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। चलो वही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है थ्रूपुट अकाउंटिंग निकालनी है, प्रिपेयर स्टेटमेंट डिटरमाइन करना है कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फिर हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और फिर हमें कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है, ये थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक है। अब सबसे पहले थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको माइंड में रिकॉल करो कि थ्रूपुट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। देखो सिंपल सा फंडा है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की बोटल नेक एक्टिविटीज़ है, बोटल नेक का मतलब क्या होता है, जहाँ रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्स की कमी कैसे आएगी, जब हमारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो हमारा बोटल नेक बन जाएगा। फटाफट से देखो, चेक कर लो कि बोटल नेक इसमें क्या है। इसमें बोटल नेक है, अवेलेबिलिटी 4,000 आवर्स है, और रिक्वायरमेंट कितनी है 2,000 मल्टीप्लाई करो 1.6 से, और 1600 को मल्टीप्लाई करो 1.8 से, ठीक है। आंसर पे आ जाओ फटाफट से और खत्म करो उसको। अब तो इससे हमें पता चला कि हमारा शॉर्टेज किसकी है, 480 आवर्स की शॉर्टेज है आवर्स की, तो मशीन आवर्स हो गया हमारा बोटल नेक, ठीक है।
अब हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग निकालना है। थ्रूपुट अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या था, सेल में से वेरिएबल को माइनस करते हैं, उसमें से हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स में, डिवाइड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स आ जाएगा, और फिर हम जो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा उसको रैंक 1 देंगे, और जिसको कम आएगा उसको रैंक 2 देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके आगे जितने भी हम पे प्रोडक्ट है उसको हम दे देंगे रैंक, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स, ये हमारी रैंक दे दी हमने, तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है। फटाफट से आंसर देखो उसका। रैंक दे दी हमने, सेल में से वैल्यू को माइनस कर थ्रूपुट अकाउंटिंग मशीन आवर्स का, तो हमारा ये रैंक दे दी हमने, तो इसको रैंक दे दी 5/62 और इसको रैंक दे दी हमने सेकंड रैंक दे दी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रैंक से मतलब समझ में क्या आया मुझे कि रैंक से हम ये पहले जो प्रोडक्ट है हमारा डी वाला, जो जेड वाला प्रोडक्ट है हम उसको पहले बनाएंगे और डी वाले प्रोडक्ट को बाद में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में कह रखा है कि हमने किसी ऑर्डर हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको रैंक से मत देखना, पहले वो प्रोडक्ट जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, पहले उसको बनाएंगे, फिर हम जो रैंक वाला प्रोडक्ट होगा फिर उसको बनाएंगे। तो हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, कितना ऑनलाइन बुकिंग है, 400 यूनिट्स हमने एक्सेप्ट कर ली है, और 1200 यूनिट इसकी एक्सेप्ट कर ली है, तो पहले तो हम इसको बनाना पड़ेगा हमें, फिर ही जाएंगे हम जो भी हमारे रैंक वाले प्रोडक्ट होंगे उसको बनाएंगे। तो आंसर इस पे आ जाओ। देखो 400 हमने ये बनाया और 1200 हमने बनाया, ये तो हमें बनाना ही था, इसके आर्ट्स दे रखे हैं इतने, टोटल आर्ट्स आ गए, ठीक है, और टोटल मशीन आर्ट्स से हमें वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल ये आ गया, टोटल आ गया मेरा ये, ठीक है। और फिर जो भी बैलेंस बचता है, मेरे पे कितने घंटे थे, 4000 आर्ट्स थे मेरे पे, और हमने ये कितना आ गया, 640 पर 960 प्लस करो कितना आएगा, 640 प्लस 960 प्लस करा तो कितना है, 1600, माइनस कर दो 4000 माइनस कर दो, तो 2400 मशीन आवर्स आ गए मेरे पे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दी इससे, 5625 को, तो इतना आ गया, लेस कर देंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 62 लाख का। फिर पूछा है, देखो क्या पूछा है अगला क्वेश्चन में, अगले पॉइंट में, कि आप बताइए कि अगर हम ये जो ऑर्डर है ये एक्सेप्ट ना करें तो हमारा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आएगा। तो हम देख लेते हैं कि अब देखो, हम पे इफ नो ऑनलाइन बुकिंग अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो हम पे कितने आर्ट्स थे, हम पे 4000 आर्ट्स थे, तो अगर हम जेड तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसे देंगे, भाई पहले जेड को बनाएंगे, तो जेड को बनाया हमने, तो 2000 क्वांटिटी हमने इसकी यूनिट बनाएंगे, 1000 यूनिट्स इसकी बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे ऐसे घंटे कंप्लीट हो जाते हैं 4000। अब कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 2000 और 1000 का, इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 9000 कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन 2800 कंट्रीब्यूशन है, तो 20,80,000। लेकिन अगर हमने जब ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट किया था तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, टोटल कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, ये आ रही है 204,60,000, ये आया। ये पहले कितना आ रहा था, अगर हम कंट्रीब्यूशन अगर ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारा 20 ये आ रहा है, और अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो हमारा क्या कह रहे हैं हम, 3,40,000 का लॉस्ट हो रहा है इसकी वजह से। तो बस ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन। और फिर हमने स्ट्रेटेजी बता दी कि हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम बोटल कैसे करना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी, है ना। तो हम सेलिंग हमें क्या करना होगा, हमें थ्रूपुट अकाउंटिंग है तो हमें सेलिंग प्राइस को बढ़ाना होगा, कॉस्ट को कम करना होगा, एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, ठीक है। ये सब लिख देंगे थ्योरी में, ठीक है। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, और फिर ये कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फटाफट से 1 मिनट के अंदर फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले थ्रूपुट अकाउंटिंग होती है, थ्रूपुट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रैंक निकालते हैं, सबसे पहले हम रैंक निकालते हैं, सेल में से वैल्यू कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करती है मशीन आवर्स से, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स आ गया। हम देखेंगे किसकी शॉर्टेज है, जिसकी शॉर्टेज होती है वो बोटल नेक होता है, बोटल नेक का मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा, अवेलेबिलिटी कम, उसको कहते हैं बोटल नेक एक्टिविटीज़, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रैंक। फिर हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी रैंक पहले आएगी, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे सेकंड रैंक वाले को, फिर हम देख लेंगे कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन आया है, टोटल कंट्रीब्यूशन हम प्रॉफिट उतना ही बुक करेंगे, पहले जो हमारी जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जिसका आया है उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, और फिर सेकंड वाले का उतनी क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन लेंगे, और हमारा वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लास्ट क्वेश्चन आता है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सिंपल सा फंडा है कि इसमें बस प्रोपोर्शनेट करना है, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। द क्यूआर लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर ऑफ हाई क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर, ठीक है। प्रोडक्ट क्यू का सेलिंग प्राइस दे रखी है 620 420। बोथ द प्रोडक्ट पासेस थ्री प्रोसेस, टैनिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि सबसे पहले हमें निकालना क्या, पहले ये फटाफट वहाँ आ जाओ, कैलकुलेट प्रोडक्ट प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। देखो ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन के अकॉर्डिंग तो हमें सिंपल सा जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके बेस पे हम एलोकेट कर देंगे। देखो क्या है कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस 620 420 ये बदल दिया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी दे रखी है 140 और दे रखी है 140,
और डाइंग की दे रखी है 180 और 140, ठीक है, 460 दे रखा है टोटल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट क्यू और आर में हमें प्रोपोर्शनेट करना है। तो एक बार मैंने कॉपी पे कर लिया है, फटाफट जितने जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो सेलिंग प्राइस मैंने डाल दिया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसा आएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 140, 180 और 140, ठीक है, जो कि दो प्रोडक्ट में जा रहा है 70-30, तो सर 50-50 और 70-30। तो मैंने इसको प्रोपोर्शनेट कर लिया। 70 का 140 का 70% 98 आ गया और उसका 38 आ गया। इसका 180 का 50% 50 का 90 आ गया। इसका इसका आ गया 70-30। तो ऐसे कैसे प्रोडक्ट ए की वैल्यू आ गई 286 और प्रोडक्ट बी की वैल्यू आ गई 174, और हम इसी को तो निकालना है। प्रोडक्ट पी जो भी, सॉरी ये ए बी गलत लिख दिया है, यहाँ पे पी और क्यू जो भी अल्फाबेट्स हैं वो आएंगे, ठीक है ना। तो 286 ये आ गया और 174 ये आ गया। उसी तरीके से हमने डायरेक्ट लेवल कर दिया। डायरेक्ट लेवल करा तो उसको अलग प्रोपोर्शनेट कर लिया, तो इससे 186 आ गई वैल्यू और इससे 114 आ गई। और जनरल ओवरहेड क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। जनरल ओवरहेड कितने दे रखे हैं, जो कि दे रखे हैं 114, जो कि दे रखे हैं टू प्रोडक्ट्स के क्यू एंड आर के, तो दोनों को डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आ गया आपका जनरल ओवरहेड 115 और 115। तो प्रॉफिटेबिलिटी आ गई इससे मेरी। अब क्या करेंगे, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करेंगे। तो सेलिंग प्राइस और डाल दी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कैसा आएगा वो तो हमने निकाल लिया है, वो तो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक्टिविटी बेस पर हमें एलोकेट करना है। जो 115 था, यहाँ पे 115 था, उसको एलोकेट करना है। ये ट्रीटमेंट हार्मफुल गैस 40 दे रखा है, वाटर शेड 50 दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज 10 दे रखा है, ये 15 दे रखा है। इसको प्लस करो तो कितना आएगा, 115 आएगा इसका, ठीक है। अब 115 को इसको देखो, जो हार्मफुल गैस है तो हार्मफुल गैस में इसमें एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में बेस में एलोकेट कर दो। और जो हमारे जो वेस्ट वाटर दे रखे हैं इसको इस एक्टिविटी बेस में एलोकेट कर दो, ठीक है। जो एलोकेट कर दिया उसके बाद जो आएगा उसको हम 70-30 में प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। तो वो प्रेजेंटेशन देख लो, क्योंकि बुक में जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने कॉपी में कर रखा है ये। वेस्ट वाटर और हार्मफुल गैस 100 और 80 करा, इसको इस पर टीओ में एलोकेट कर लिया, और उसमें पी एंड क्यू एंड आर में बांट दिया, फिर क्यू आर में बांट दिया, फिर इसमें बांट दिया, क्यू आर में बांट दिया। इस सबको एलोकेट करने के बाद मैंने क्या करा, क्यू की वैल्यू निकाल दी 42 प्लस 40 आ गई, और आर की वैल्यू आ गई 10 प्लस 20, 18 प्लस 20 38 आ गई। उसी से हार्मफुल गैस की वैल्यू निकल गई। तो देखो हार्मफुल इसकी वैल्यू ये आ गई। और कॉस्ट ऑफ प्लांटेड ट्रीज हमें क्वेश्चन में दे ही रखे हैं 10-10, ठीक है, ये 10 दे रखा है, और ये दोनों के प्रोडक्ट के अलग अलग डालना 10-10-10 ये, और वो अदर्स का 15-15, तो इससे प्रॉफिट आ जाएगा मेरा पास। अब एक बार बुक का प्रेजेंटेशन देख लो एक बार बुक का, तो बुक में तो आपको क्वेश्चन कम समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसमें कॉपी में कर रखा था जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी निकाल दी, और फिर हमने क्या करा, इसको एलोकेट कर दी, यहाँ पे एलोकेट करा है इसमें। फिर देखो इस तरीके कितना कॉम्प्लीट किया है इन्होंने जो कॉम्प्लीट किया है ये, कि देखो यहाँ पे कितने टेबल बनाई है इसमें, कि इसको अलग एलोकेट किया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हार्मफुल गैसेज वाटर शेड को अलग एलोकेट किया है इसमें। फिर इसको 70-30 में अलग अलग बांटा है, 20-12 इसको, फिर इसको प्लस करा है क्यू एंड आर को। मैंने एक ही जगह सारा, इतनी में कैलकुलेशन में सारा हो गया आपका। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना क्या है, पहले फटाफट से वो देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट निकालना है फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टेज। मैंने बताया था कि अभी पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है उसमें 4 फेज होते हैं। एक इंट्रोडक्शन फेज होता है, एक ग्रोथ फेज होता है, एक मैच्योरिटी, एक डिक्लाइन। अब हमें ये पता चल गया कि इंट्रोडक्शन फेज का कंट्रीब्यूशन निकालना है, ये तो दे रखा है हमें, और ग्रोथ फेज का दे रखा है। हमें निकालना है मैच्योरिटी डिक्लाइन। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसमें से ग्रोथ कौन, मैच्योरिटी कहाँ से स्टार्ट होगी और डिक्लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी। तो हमें पता है कि देखो ये जो स्टार्ट हुआ है वो इंट्रोडक्शन फेज है, फिर हमारी सेल बढ़ रही है, ये मतलब हो गया ग्रोथ फेज हो गया हमारा। और फिर देखो ग्रोथ के बाद फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ पे एक और बढ़ गई, ये मैच्योरिटी आ गई, इतनी मैच्योरिटी आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वैल्यू कम होती जा रही है। देखो 880, 660, फिर 400 इस पे, ये डिक्लाइन स्टेज है हमारी, ठीक है। ये हो गई डिक्लाइन स्टेज हो गई। अब ये डिक्लाइन स्टेज हो गई। अब हमें निकालना है सेल, हमें पता चल गया वेरिएंट कॉस्ट पर, लेकिन एक में एक दिक्कत और आती है। हमें ऐसे एलोकेट करना है यूनिट्स में, जिससे कि हमें उस यूनिट की सेलिंग प्राइस भी पता चल जाए और वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल जाए। हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है फर्स्ट 2200 यूनिट, 2200 की इतनी यूनिट्स हैं, फिर 37550 की नेक्स्ट इतनी की दे रखी हैं, नेक्स्ट 22000 की दे रखी हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3170 दे रखा है ये आपका। ये कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 40 का डिफरेंस आ रहा है। तो 40 का डिफरेंस करोगे, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सेल डिमांड पर वीक दे रखी है, एक यूनिट दे रखी है पर वीक की 22 to 20। तो अगर 10 वीक्स है तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे,
उसी तरीके से 1100 यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो कितना आ रहा है 44,000। अब हमें एलोकेट करना है, यहाँ बाई बाई से हर दे रखा है, इसलिए हमने एलोकेट कर दिया, दो चीज़ों में बांट दिया हमने। यहाँ पे एलोकेट कर देंगे 31 से 50 तक और 50 से 70 तक। देखो आंसर में फटाफट से आ जाओ, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो देखो वीक्स दे रखी है हमारे, 31 से 50 कर दी, 51 से 70 कर दिया। फिर सबसे पहले यूनिट्स पे आ जाओ, यूनिट्स कैसे निकाली इन्होंने, 1 से 10, 11, 20 ये सब दे रखी है हमें। हमें डिमांड दे रखी है, टोटल सेल निकाल दी हमने मल्टीप्लाई करके, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, 10 यूनिट के हैं, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर क्यूमुलेटिव सेल निकाल दी मैंने, फिर सेलिंग प्राइस डाल दिया पर यूनिट की दे रखी है, उसी से हमने वेरिएबल कॉस्ट डाल दिया, ठीक है। और फिर हमने वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ रही हैं, सेलिंग प्राइस मेरी इतनी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट इतनी हो गई, कंट्रीब्यूशन इतना आ गया और टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे से, बस। और ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये मैं थ्योरी की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जितनी थ्योरी की जो क्वेश्चंस में आ रही है वो बता दूंगा उसमें, उसकी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो ये होता है कंप्लीट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।